तो इस वीडियो में हम सीखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो मुख्तलिफ डिजीज़ होते हैं, जैसे मिनिमल चेंज डिजीज़ है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। ये मुख्तलिफ डिजीज़ के ये कैसे जो है प्रेजेंट करती है, इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बेसिक्यूज आ रहे होते हैं स्टेप 1 में और मुख्तलिफ एग्ज़ाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हम देखेंगे ये जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं इनका इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से ये डिजीज़ कैसे प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये इसको सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरा बेसिक लेके। हैं कि नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम है ये कहते किसको हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाना चाहूँगा। ठीक है, ये आपको पता है एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये हमारा जो ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस की तरफ, और फिर आपको पता है ग्लोमेरुलस से जो है ब्लड जो बाहर जाता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से चला जाता है। जब यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है तो यहाँ पे जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है, आपको पता है, जिससे कई चीज़ें जो बैरियर जिन चीज़ों को पास होने देता है वो पास होके ऐसे बाउंड स्पेस में आ जाती हैं। बाकी जो चीज़ें पास नहीं होनी होती उस बैरियर से, वो वापस यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से होके ब्लड में चली जाती हैं। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज जो हो गया, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इन छोटी छोटी चीज़ों को पास होकर बाउंड स्पेस में अलाउ करता है। बाकी जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के सेल्स हो गए, ठीक है, WBCs, RBCs वगैरह, या प्रोटीन्स हो गए जिनका स्ट्रक्चर बड़ा है, वो इन फिल्ट्रेशन बैरियर से पास नहीं हो सकते। ठीक है, फिर वो वापस से क्या होकर एफरेंट आर्ट्रियोल में होकर ब्लड में चले आते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो ये है ना ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है। ठीक है, ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर किसका है, ये यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर होता है ना, ये सही से काम नहीं कर रहा होता है इसमें। इस बैरियर का काम है कि नॉर्मली प्रोटीन को फ़िल्टर ना करना, प्रोटीन को वापस ब्लड में भेजना, पर ये इसमें ऐसा कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन भी जो है फ़िल्टर होके इसमें फिल्ट्रेट में आ रहे होते हैं और यूरिन में आके निकल चले जाते हैं। तो नेफ्रोटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, ये वो ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो है प्रोटीन यूरिया हो जाती है। कितनी प्रोटीन यूरिया, एटलीस्ट 3.5 ग्राम्स पर डे, मतलब 3.5 ग्राम्स पर डे डेली जो है प्रोटीन यहाँ से फिल्टर होकर यूरिन में आ रहा होता है। ठीक है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक डिजीज़ नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आते हैं, जैसे मिनिमल चेन डिजीज़ हो गया, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वगैरह। बहरहाल जो भी ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिजीज़ आती है उनमें क्या होता है, एटलीस्ट 3.5 ग्राम्स पर डे जो प्रोटीन डेली लॉस हो रहा होता है। ठीक है, और ज़ाहिर है इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर पे, ये बैरियर सही से काम नहीं कर रहा होता है जिसकी वजह से प्रोटीन फिल्टर होकर यूरिन में आ रहा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो मुख्तलिफ डिजीज़ आती हैं, जैसे मैंने कहा मिनिमल चेन डिजीज़, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वगैरह, ये जो है मैनिफेस्ट कैसे करती है। सही है, तो मतलब डिफरेंट डिजीज़ हैं, ये मैनिफेस्ट एक तरीके से एक जैसे ही करती हैं। सही है, वो कैसे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया हो जाएगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी यहाँ से लॉस होके प्रोटीन में लॉस हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से फिल्टर होके आएगा, प्रोटीन में लॉस हो रहा होगा। अब ज़ाहिर है एल्ब्यूमिन प्रोटीन अगर लॉस हो जाएगा तो एडिमा हो जाएगी। एडिमा आपको पता है क्यों होगी, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोटीन जब ब्लड वेसल में होता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, वाटर को अपने साथ खुद ही रखता है। सही है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अगर ज़ाहिर प्रोटीन भी ये एल्ब्यूमिन वगैरह ही कम हो गया ना, तो वाटर लॉस होकर ब्लड वेसल से निकल के ऑर्गन्स में जमा हो रहा होगा। ठीक है, वो एडिमा काज करा देगा। सही है, तो क्या हो जाएगी, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से पिटिंग एडिमा हो जाएगी मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। ठीक है, उसके साथ साथ हाइपर कोगुलेबल स्टेट होगी, क्योंकि एक प्रोटीन है एंटीथ्रोबिन 3 हमारी बॉडी में। ठीक है, ये क्या करता है, नॉर्मल जो भी क्लोटिंग वगैरह हो रही होती है ना एबनॉर्मली हमारी बॉडी में, उनको इनहिबिट करके रखता है। कैसे, जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं ना, थ्रोम्बिन हो गया, फैक्टर एक्स वगैरह, उनको ब्लॉक करके। ज़ाहिर है थ्रोम्बिन, फैक्टर एक्स वगैरह यह क्या करते हैं, ये जो है कोगुलेबिलिटी बढ़ाते हैं। सही है, क्लोटिंग वगैरह बढ़ाते हैं, तो उनको नॉर्मली जो इनहिबिट कर रही होती है ना, वो ये वाला प्रोटीन कर रहा होता है, एंटीथ्रोबिन 3। अब ज़ाहिर है अगर एंटीथ्रोबिन 3 भी यहाँ से फिल्टर होकर ब्लड से फिल्टर होकर यूरिन में चला जाएगा तो उन्हें इनहिबिट करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो बॉडी में जो है कोगुलेबिलिटी का स्टेट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लोटिंग हो रही होगी मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट कैसे करेगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो भी जो क्लोटिंग को इनहिबिट कर रही है चीज़ एंटीथ्रोबिन 3, वो तो है ही नहीं ब्लड में, वो तो सारी यूरिन में होकर निकल जा रही है। ठीक है, तो ये प्रोटीन लॉस होने के ये मसले आए गए। ठीक है, एल्ब्यूमिन लॉस होने के पिटिंग एडिमा, एंटीथ्रोबिन 3 प्रोटीन लॉस होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कोगुलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, हाइपोग्लोब्यूलिनीमिया अगर हो गया तो क्या होगा,
हाइपोगेमाग्लोबुलिनीमिया। अब गेमाग्लोबुलिनीमिया जो कहते हैं उस एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। अब ज़ाहिर एंटीबॉडीज़ भी एक किस्म की प्रोटीन्स है ना, तो एंटीबॉडीज़ अगर यहाँ से निकल के सारे यूरिन में निकल के चली गई तो एंटीबॉडीज़ रहेंगी नहीं हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन से कौन बचाएगा हमें, सही। तो क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो भी डिजीज़ होती हैं वो इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती हैं। प्रोटीन होगा, पिटिंग एडिमा होगी, बंदे को क्लोटिंग मतलब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क उसमें बढ़ा हुआ होगा, इन्फेक्शन का रिस्क उसमें बढ़ा हुआ होगा, और जो उसमें हाइपर लिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी हो जाएगा। बाकी सब हाइपो थी, पर लिपिडीमिया और कोलेस्ट्रोलीमिया हाइपर होंगी। ये क्यों होंगी? क्योंकि ज़ाहिर है हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर कम है, लिवर चाहता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाऊँ, तो वो जैसे ही एल्ब्यूमिन वगैरह की प्रोडक्शन बढ़ाता है ना, तो उसमें लाइपोप्रोटीन्स भी बढ़ते हैं। ज़ाहिर है लाइपोप्रोटीन जो अपना लिवर ही बना रहा होता है, सही। तो लाइपोप्रोटीन की वजह से बनने से हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहा कि लिवर सेंसेस लो ऑन्कोटिक प्रेशर एंड ट्राइज टू कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि एल्ब्यूमिन, लाइपोप्रोटीन वगैरह। तो जैसे ही लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ती है तो हाइपर लिपिडीमिया हमारी बॉडी में हो जाता है। अब तो ज़ाहिर है वो लिपिड्स जो है ज़्यादा बने हुए हैं वो यहाँ से निकल के, ठीक है, बाउंस स्पेस में आएंगे, तो यहाँ पे आते होते यहाँ पे फिर जमा भी हो रहे होते हैं, सही है। ज़ाहिर है अगर हाइपरलिपिडीमिया है, ज़्यादा लिपिड्स आके यहाँ पे जो है इसमें ट्यूब्यूल्स में आएंगे, ट्यूब्यूल्स में होते होते जमा होते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना देंगे, फैटी कास्ट बना देंगे, ठीक है यहाँ पे। तो ये आखिर तो ज़ाहिर है आपको पता है यूरिन में लॉस होंगे, तो हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हमें जो क्या मिल जाएगा, फैटी कास्ट मिल जाएगी यूरिन में। फैटी कास्ट क्यों मिलेंगे? ज़ाहिर हाइपरलिपिडीमिया है वो यहाँ से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में आ रहा होता है, ट्यूब्यूल्स में जमा होकर इन द फॉर्म ऑफ कास्ट बन जाता है, फिर वो कास्ट आखिर में यूरिन में आके निकल जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो है फैटी कास्ट मिलते हैं यूरिन में, ठीक है। मे रिजल्ट इन द फैटी कास्ट इन द यूरिन। जो फैटी कास्ट को अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट में रखेंगे ना तो माल्टेज क्रॉस साइन मिलेगी, ठीक है, ऐसे क्रॉस टाइप साइन मिलेगी। क्यों? ये फैटी कास्ट की वजह से बनती है। अगर क्या कब बनेगी? जब ये फैटी कास्ट को प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर रखेंगे तो हमें कौन सी साइन मिलेगी? माल्टेज क्रॉस साइन, ठीक है। ये कभी कभार आ जाती है बेसिक यूज़ में, आपको या ऐसी साइन दिखाई हुई होगी या ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ होगा, आपको पता है, पूछेंगे भाई क्या मसले मसाइल है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोई डिजीज़ वगैरह हो आप वो टिक कर देना, ठीक है। माल्टेज क्रॉस साइन, क्योंकि ये देखें ना एक क्रॉस टाइप साइन है, ठीक है। तो ये मिलेगी हमें कब मिलेगी? जब फैटी कास्ट मिलेगा यूरिन में। तो ये चार चीज़ें जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, डिजीज़ होगी, उसमें मिलेगा क्या? हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, हाइपोगेमाग्लोबुलिनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये चार चीज़ें हमें मिलेंगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो सबसे पहली डिजीज़ है वो है मिनिमल चेंज डिजीज़। अब बच्चों में जो भी मोस्ट कॉमन काज है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, वो यही डिजीज़ है, सही है, मिनिमल चेंज डिजीज़, जिसे हम लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। मिनिमल चेंज डिजीज़ का दूसरा नाम है लिपोइड नेफ्रोसिस। अब ये लिपोइड नेफ्रोसिस क्यों कहते हैं ये अब हम आगे देखते हैं। बहरहाल के ये मोस्ट कॉमन काज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ना, चिल्ड्रेन है, ठीक है। अब याद रखें ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो भी डिजीज़ आती हैं उसका हमें एग्जैक्टली काज नहीं पता है, एग्जैक्टली उसकी इटियोलॉजी वगैरह क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो पर हम देखते हैं कि ये डिजीज़ जो हैं ये एसोसिएटेड किस चीज़ से होते हैं, ठीक है। एसोसिएशंस देखते हैं, एग्जैक्टली किस वजह से ये डिजीज़ हो रही होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमें नहीं पता है, पर हम इसके एसोसिएशंस देखते हैं, भाई ये जो डिजीज़ है किस किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है। तो मिनिमल चेंज डिजीज़ के इटियोलॉजी तो इडियोपैथिक है, पर ये जो देखी गई है हॉजकिन लिम्फोमा जिन बच्चों में होता है ना, उनमें ये नेफ्रोटिक ये जो है मिनिमल चेंज डिजीज़ देखी गई है। अब हॉजकिन लिम्फोमा में क्यों? हॉजकिन लिम्फोमा आपको पता है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स है ना, तो उनकी ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आपको पता है, ठीक है, ये जो है साइटोकाइंस वगैरह बहुत प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब वो साइटोकाइंस क्या कर देते हैं, हमारे जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है ना उसको डैमेज कर देते हैं। In Hodgkin lymphoma, there is massive production of cytokines by Reed Sternberg cells, which damage the food process of the podocytes. ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है ये हमने पढ़ा था एनाटॉमी में कि ये बनता कैसे। बहरहाल मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा इसका रिव्यू करा देता हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर कैसे बनता है, ठीक है। ये वही है एफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्ट्रियोल बाउमन्स स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमने ग्लोमेरुलस की जो एक ऐसे समझें कैपिलरी है उसको हमने जूम किया है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस की एक कैपिलरी है, ये बीच में फिल्ट्रेशन बैरियर है, ये बाउमन्स स्पेस है, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेशन बैरियर बनता कैसे, ठीक है, इसको हमने थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे देखते हैं। ये जो
एंडोथेलियल लेयर है, ठीक है, किसकी, कैपिलरी की, सही है। तो फर्स्ट लेयर जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर में ये एंडोथेलियल की लेयर बनाती है। दूसरा यहाँ पे जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना वो बनाती है, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स की लेयर होती है ना, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स की लेयर, उसके नीचे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये भी कंपोनेंट है बैरियर का। उसका बाद जो आखिरी कंपोनेंट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का, ये पोडोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। पोडोसाइट्स किससे बने हुए होते हैं, ये जो हमारे बाउमन स्पेस है ना, इसकी विसरल लेयर है ना, यही जो है ये पोडोसाइट्स बना रही होती हैं, ठीक है। पोडोसाइट्स के बीच में स्लिट डायाफ्राम होता है। तो ये तकरीबन ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रही होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बना रही होते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों को बैरियर से फिल्टर्ड होकर यहाँ पे बाउमन स्पेस में आने नहीं देती। बैरियर के अंदर मसले मसाइले से आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन लॉस होकर कहाँ पे आ रहा होता है, बाउमन स्पेस में, और बाउमन स्पेस से तो होता हुआ यूरिन में आ जाता है। चेन डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे जो एपिथेलियल पोडोसाइट्स है ना, इसके यहाँ फुट प्रोसेस होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं इसमें मिनिमल चेन डिजीज़ में। जिन नेफ्रॉन में मिनिमल चेन डिजीज़ है, अगर उनकी हम स्टेनिंग कराएंगे ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HNE स्टेनिंग कराएंगे तो वहाँ पे ग्लोमेरुला हमें बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मसला जो है माइक्रोस्कोपिकली बिल्कुल ये फुट प्रोसेस पे मसला आ रहा है, कोई बड़े लेवल पे मसला नहीं आ रहा है, या मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल एंडोथेलियल मेम्ब्रेन जो सेल्स में यहाँ पे मसला आ जाए, बेसमेंट मेम्ब्रेन मसला आ जाए, तो हमें वहाँ पे HNE स्टेनिंग पे ज़ाहिर हो जाए। पर ये माइक्रोस्कोपिकली मसला आता है तो HNE स्टेनिंग पे ज़ाहिर नहीं होता। तो HNE स्टेनिंग पे हमें मिलता है कि भाई जो ग्लोमेरुला है बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और इसके साथ क्या मिलेगा, PCT सेल्स के अंदर जो लिपिड्स मिलेंगे, इसलिए तो हमें ये नाम दिया है लिपोइड नेफ्रोसिस, ठीक है। ज़ाहिर लिपिड्स हाइपरलिपिडीमिया हुई पड़ी है तो वो जाके PCT सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसलिए ये कंडीशन इसको नाम हम और देते हैं लिपोइड नेफ्रोसिस। अब ज़ाहिर है HNE स्टेनिंग पे तो हमें ये मसला ज़ाहिर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मसला जो है माइक्रोस्कोपिकली हो रहा होता है। पर अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे ना, तो हमें जो है एफेसमेंट मिलेगी यहाँ पे फुट प्रोसेस की। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ज़्यादा जूम करके चीज़ों को दिखाती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें यहाँ पे एफेसमेंट मिलेगी फुट प्रोसेस की, बट HNE स्टेनिंग पे नॉर्मल ग्लोमेरुला मिलेगा बिल्कुल। क्या है, एफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इसमें जो प्रोटीन एरिया होती है वो सिलेक्टिव होती है। ज़ाहिर है मसला जो है माइक्रोस्कोपिकली इतना जो है माइक्रोस्कोप मसला नहीं है, तो जैसे बड़े बड़े प्रोटीन भी निकल जाएं, बस माइक्रोस्कोपिकली मसला होता है। तो छोटे छोटे प्रोटीन फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन वगैरह लॉस हो जाते हैं, पर बड़े साइज़ के प्रोटीन जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज़ वगैरह ना, वो नहीं लॉस हो रही होती। तो इसलिए सिलेक्टिव प्रोटीन एरिया क्यों, क्योंकि मसला माइक्रोस्कोपिकली इतना बड़ा मसला नहीं होता है, और इसमें कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन भी नहीं होती। आगे हम देखेंगे एक बहुत सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स हैं जो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन वगैरह से होते हैं। ये क्या क्या चीज़ें, ये अब हम आगे देखते हैं। पर बहरहाल इसके अंदर कोई भी जो है मिनिमल चेन डिजीज़ के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन वगैरह नहीं होती। अब ज़ाहिर इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं होता है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी नेगेटिव होती है, ठीक है। ये क्या है, ये अब हम आगे देखेंगे। पर बहरहाल इसमें ना ही कोई जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन वगैरह होती है, और ना ही कोई इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें पॉजिटिव वगैरह मिलती है। अब ये मिनिमल चेंज डिजीज़ है ना, ये स्टेरॉइड्स से जो है अच्छा रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। ये मतलब अगर स्टेरॉइड्स देते हैं ना तो ये इस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। स्टेरॉइड्स आपको पता है इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कम कर देती है, और ये मसला आ रही जो है इन्फ्लामेशन की वजह से था, ठीक है। ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स थे ये बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है फुट प्रोसेस वगैरह डैमेज हो रहे थे, ठीक है। अगर साइटोकाइंस की प्रोडक्शन कम हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्टेरॉइड्स तो ये मसला भी हल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दे शो गुड रिस्पॉन्स टू द स्टेरॉइड्स। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारी जो दूसरी डिजीज़ है वो उसे कहेंगे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब इसके नाम से हम देखते हैं कि इस डिजीज़ में होता क्या है, ठीक है। फोकल का मतलब है कि एक होती है चीज़ फोकल, दूसरी होती है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब इन्वॉल्विंग ऑल दी थिंग्स। फोकल का मतलब है किसी खास जगह पे कोई चीज़ हो रही हो। तो फोकल मतलब ये किसी ग्लोमेरुलास कोई जो इन्वॉल्व करता है, सब ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। फोकल है मतलब किसी ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व करता है। सेगमेंटल मतलब किसी खास सेगमेंट को, ऐसे नहीं है ग्लोमेरुलास को पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर देता है, ठीक। ग्लोमेरुलाई के भी किसी खास सेगमेंट को जो इन्वॉल्व करता है। एक तो किसी ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व करता है, और उस ग्लोमेरुलाई में भी किसी खास सेगमेंट को इन्वॉल्व करता है। अब स्क्लेरोसिस का मतलब है फॉर एग्जांपल कोई चीज़ की फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है। स्क्लेरोसिस का मतलब फाइब्रोसिस हो जाए, कोलेजन या मैट्रिक्स वगैरह की डिपोजिशन की वजह से फाइब्रोसिस हो जाए, उसे हम स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का मतलब है। आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार जो है हमारे जो आप स्टीवन के एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें हिस्टोलॉजिकल पिक्चर्स आपको दी जाती है, और वो पूछते हैं कि ये कौन सा नेफ्रोटिक जो है सिंड्रोम की डिजीज़ है, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी कैसे होती है।
तो फोकल सेगमेंटल जो है ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस की जो हिस्टोलॉजी पे पहुंचने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा नॉर्मल ग्लोमेरुलर आई कैसे दिखता है। देखें ये जो है नॉर्मल ग्लोमेरुलर हैं, ठीक है, ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज पड़ी हैं, सही है, और यहाँ से जो है चीज़ें फ़िल्टर वगैरह होके ये हमारा ये सारा जो पड़ा है कोने में, ये हमारा सारा बाउमन्स स्पेस, ठीक है, ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज है, यहाँ से जो है चीज़ें फ़िल्टर होके बाउमन्स स्पेस में आती हैं। ये है नॉर्मल ग्लोमेरुलर की जो है हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, ठीक है, ये आपके जहन में होना ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मल ग्लोमेरुलर कैसे दिखता है, इसी को आपको जहन में रख के बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो है ग्लोमेरुलर की शेप वगैरह चेंज हो रही होती है, वो आप आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। अब ये ग्लोमेरुलर तब है जब किसी बंदे को फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ठीक है, ग्लोमेरुलर नॉर्मल है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज वगैरह सारी पड़ी हुई हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ पे देखें बीच में जो है पिंकिश शेड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सारा ये जो है इसमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आप अपने बुक्स में देखो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये देखें ना पिंकिश शेड है, ये सारा बता रहा है कि यहाँ पे जो है स्क्लेरोसिस हुई पड़ी है, ठीक है, कोलेजन वगैरह डिपॉजिट है, ठीक है। जहाँ पे पिंकिश वगैरह ज़्यादा हो वहाँ पे आप समझ जाना है कि जो HNE पे जो है प्रोटीन वगैरह ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ज़्यादा डिपॉजिटेड है सारा, ये सारा जो है कोलेजन वगैरह डिपॉजिट है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल ग्लोमेरुलर पड़ा है, पर इसमें क्या है कोलेजन वगैरह डिपॉजिटेड है। तो ये जो कंडीशन क्या है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, देखें ना यहाँ पे नॉर्मल पड़ा और यहाँ पे जो कोलेजन वगैरह डिपॉजिट पड़ा है, तो ये FSGS है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। क्या है बाकी डिसऑर्डर्स की तरह ये भी, इसकी भी एटियोलॉजी जो है हमें पता नहीं है, ठीक है, इडियोपैथिक है, पर इसके एसोसिएशंस किसके साथ है, HIV है, ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ है किसी पेशेंट को, या वो पेशेंट जो है हीरोइन यूज़ करता है तो उसके साथ ये जो डिजीज़ एसोसिएटेड होती है। और इसमें भी अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो एसेसमेंट हुई पड़ी होगी फुट प्रोसेस की, ठीक है। और HNE पे हमें क्या मिलेगा, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मिलेगा, ठीक है, मतलब कुछ ग्लोमेरुलर पे उनके भी किसी सेगमेंट पे ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हुआ पड़ा होगा। ये काम पे किस पे मिलेगी हमें, HNE स्टेनिंग पे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें ये मिलेगी, ठीक है। और अब जाहिर है ये जो डिज़ीज़ है ये इसकी एटियोलॉजी अननोन है, और ये जो है वो किसी साइटोकाइंस वगैरह की वजह से तो हो नहीं रहा था, जैसे ये हमारा ये हो रहा था ना मिनिमल चेंज साइटोकाइंस की वजह से हो रहा था, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रोड्यूस कर रहा था, और ये तो उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो ये स्टेरॉइड्स को अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अब ये जैसे कंडीशन ख़राब होती क्रोनिक रीनल फेलियर तक पहुंच जाती है, ज़ाहिर है ग्लोमेरुलर जो है स्क्लेरोसिस होती सारे ग्लोमेरुलर जो है ख़त्म हो जाएंगे ऐसे, और तो क्रोनिकली क्या हो जाएगा, आखिर में रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर रेस्पॉन्ड तो कर ही नहीं रहा है, स्टेरॉइड वगैरह उसको ठीक करें तो ये कंडीशन ठीक हो ही नहीं रही, आखिर में रीनल फेलियर हो जाएगा। और ठीक है, मिनिमल चेन डिजीज़ की तरह इसमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह डिपॉजिट नहीं होते जो कि बाकी डिजीज़ में होते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं कि इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है। बहरहाल ये FSGS में इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं होते, उसकी वजह से जो है इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, नेगेटिव होती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में जो अब हमारी डिजीज़ है वो है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। तो इतनी देर जो हम बात कर रहे थे ना कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कुछ डिजीज़ हैं जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह पॉजिटिव हमें मिलता है, तो वो अब इन डिजीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो एक बात आप याद रखें, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो भी डिजीज़ है जिसमें वर्ड मेम्ब्रेन आए ना, ठीक है, तो आप समझ जाना कि उसमें जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन वगैरह मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप सारे जब मॉड्यूल्स पढ़ लोगे, ठीक है, GIT किडनी पल्मो वगैरह सारे पढ़ लोगे, फिर आखिर में आपको कब याद आएगा कि भाई इसमें में जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन थी नहीं थी। तो याद रखने मेम्ब्रेन वर्ड आया ना तो आप समझ जाएँ कि उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन थी, जैसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, मेम्ब्रेन प्लोरिफिलेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ठीक है, मेम्ब्रेनस वर्ड है ना जहाँ पे, वहाँ पे जो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होगी उसमें पॉजिटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन, इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, और ठीक है पॉजिटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस होने का मतलब क्या है, ये किसे कहते हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते किसको हैं, ठीक है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एंटीजेंस हैं, ठीक है, होते हैं हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के, पता नहीं हज़ारों किस्म के हमारी बॉडी में एंटीजेंस रहते हैं, ठीक है। और हर एंटीजन की एक स्पेसिफिक उसके ख़िलाफ़, अगर वो एंटीजन हमारे लिए जो है बॉडी के लिए नुकसानदायक है तो हर मुख्तलिफ़ एंटीजन के ख़िलाफ़ उसकी एक अलग एंटीबॉडी भी होती है, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीजेंस हमारी बॉडी में और हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी है, ठीक है, हमारे ब्लड में रहती है। तो
ये जब एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाते हैं ना, तो इसके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ गए इम्यून कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को कहते हैं, जब एक कोई खास एंटीजन जो अपनी खास एंटीबॉडी के साथ मिलकर जो चीज़ बना देता है उसके हम क्या कह देंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है कभी कभार जो हमारे ब्लड में ही बन जाता है। ठीक है, ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी मिलके जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, या तो फिर ये जो है कभी कभार हमारी किडनी के अंदर ही भी बन जाते हैं। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। बहरहाल जहाँ पे भी ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बने तो कभी कभार ये क्या होता है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पे हमारे जो ग्लोमेरुलस है ना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सही है, मैंने क्या कहा, इम्यून कॉम्प्लेक्स कभी कभार या ब्लड में बन जाए या किडनी के अंदर भी आप देखोगे आगे कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, फिर वो किडनी बन के यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिट तो हो गए, पर यहाँ पे मसला क्या आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गए ना, तो फिर ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो आपने ब्लड में पढ़ा होगा या शायद पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ब्लड में हमारे जो है ये कॉम्प्लीमेंट है ना उसको एक्टिवेट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको पता है इन्फ्लामेशन काज करता है। सही है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट होकर कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव करेंगे और फिर इन्फ्लामेशन काज करके ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए इम्यून कॉम्प्लेक्स से डिपोजिशन हमारी जो है किडनी के लिए डेंजरस होती है। तो मैंने क्या कहा, इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन प्लस एंटीबॉडी। समटाइम दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द ब्लड या समटाइम फॉर्म्स इन द किडनी itself, then they get deposited in the glomerulus where they activate complement, causes inflammation and damage the filtration barrier, leads to many diseases। तो ये हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स करता है। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है। सही है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है ना, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ये एक टेक्निक है जिसमें जो है यहाँ पे जब भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है ना तो उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए जो टेक्निक है उसे हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहेंगे। ज़ाहिर है अगर यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह डिपॉजिटेड है, ठीक है, ग्लोमेरुलस पे, तो उसे वो खुली आंख से तो नज़र नहीं आएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट है। उसको इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन को देखने के लिए कोई टेक्निक चाहिए होगी, तो वो टेक्निक कौन सी है, उसे क्या कहेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहेंगे। सही है, अब इसमें पता है करते क्या है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, इसमें ये करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक नेफ्रॉन है ना, ये लेते हैं, ये लेते कहते हैं कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बायोप्सी से किडनी की बायोप्सी करके थोड़ा सा किडनी का जो है टिश्यू वगैरह हमने निकाल लिया, उसमें ज़ाहिर नेफ्रॉन वगैरह सारे आ जाते हैं। ठीक है, फिर जो भी हमारा बायोप्सीड सैंपल होगा ना उस पर हम वो फ्लोरेसेंट कोई एजेंट होगा उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है नेफ्रॉन्स वगैरह पे हम लगा देते हैं। तो फ्लोरेसेंट एजेंट यहाँ पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे जो भी अगर कहीं पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड है ना वो वहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर है एक दूसरे से बाइंड करने वाले एजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्यून फ्लोरेसेंट एजेंट लगाया, अगर नीचे कॉम्प्लेक्स वगैरह डिपॉजिट होगा तो उससे बाइंड कर जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। अगर फ्लोरेसेंट मतलब ऐसे समझें कि चमक वाला पैटर्न अगर नज़र आया ना, ग्लोइंग पैटर्न हमें नज़र आया तो मतलब इम्यून फ्लोरेसेंस हमारे क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई भी जो है ग्लोइंग पैटर्न वगैरह नज़र नहीं आया, जैसे कि ये डिजीज़ है ना, मिनिमल चेंज डिजीज़ है, और दूसरी ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, इसमें जो है ये ग्लोइंग पैटर्न हमें नज़र नहीं आता है। हम फ्लोरेसेंट एजेंट लगाते हैं पर हम जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना कोई भी ग्लोइंग या फ्लोरेसेंट पैटर्न नहीं नज़र आता, तो हम कहते हैं उन डिजीज़ में क्या है, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। सही है, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अगर हमें ग्लोइंग पैटर्न वगैरह नज़र आ जाए तो वो क्या कहेंगे, पॉजिटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ग्लोइंग पैटर्न कब नज़र आएगा, ज़ाहिर है अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होगा, तो इनमें है ही नहीं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, तो नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस। बाकी मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी वगैरह इनमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिटर होता है तो इनमें पॉजिटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें देखने में मिलता है। अभी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो हमें देखने मिलता है ना, इसके भी कुछ पैटर्न होते हैं, या तो ये लीनियर होता है, ठीक है, या तो फिर जो है ग्रेन्युलर पैटर्न हो सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये है ना, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस का एक पैटर्न है। ठीक है, और ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, मुख्तलिफ पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम वो कहते हैं कि भाई ये पैटर्न जो है ग्रेन्युलर है या लीनियर वगैरह है, ये हम आगे पढ़ते हैं। सही है, इसको बहरहाल अब आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स पता चल गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अब हम आते हैं इस डिजीज़ पे, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी पे। पढ़ा लूँगी इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, लैब टेक्निक टू सी इम्यून डिपॉजिट्स, टिश्यू इज टेकिंग, ठीक है, किडनी बायोप्सी से एड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज दैट बाइंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इफ प्रेजेंट, व्यू अंडर स्पेशल माइक्रोस्कोप, ग्लोइंग पैटर्न अपीयर्स। ठीक है, अगर ग्लोइंग पैटर्न आ रहा है तो पॉजिटिव है, नहीं आ रहा तो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हम पैटर्न देखते हैं लीनियर है या ग्रेन्युलर है।
मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी आप याद रखें, ये जो हमारे गोरे लोग होते हैं ना यूरोप वगैरह के, ठीक है, यूरोप अमेरिका वगैरह, या जब गोरे लोग जो भी होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोई डिजीज़ है ना, वो ये मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी है, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ना, यूरोपियंस या कोसेशियंस, ठीक है। ऐसे कोसेशियंस कहें या कोकेशियंस जो भी बोलते हैं, बहरहाल अगर ये आपको पूछा जाए या ऐसी डिसेंट का कोई बंदा हो अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाए, तो आपका खदशा मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब बाकी डिजीज़ की तरह ये भी ज़ाहिर है इडियोपैथी के, पर इसके एसोसिएशन से ये आप याद कर लें, ठीक है। हेपेटाइटिस बी या सी, सॉलिड ट्यूमर्स, सिस्टमिक लूपस सिंड्रोम, बाकी ड्रग्स हैं कुछ जो इसके साथ एसोसिएटेड है, सही है। अब ज़ाहिर है मेम्ब्रेन वर्ड आ रहा है तो आपको जहन में आना चाहिए कि ये जो डिजीज़ होगी ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से होगी, ठीक है। अब ऐसे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन में इस डिजीज़ में हमें जो पैटर्न क्या मिलेगा, ठीक है, अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे, ठीक है, डिपोजिशन दे, अगर उसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंट एजेंट लगाएं, ठीक है, उसमें हमें पैटर्न कौन सा मिलेगा, ग्रेन्यूलर पैटर्न मिलेगा, ये आप याद रखें, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ना क्वेश्चंस में यूएस असेंबली का जब आप स्टेप 1 के एग्ज़ाम देंगे तो शायद आपको जो है वो डायग्राम दी हुई हो, सही है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस की, पर आप शायद उसे जो है पहचान ना पाएँ कि ये कौन सा है, पर वो आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हुए होंगे, ग्रेन्युलर है या लीनियर है, आप उन्हें वर्ड्स से अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि ये डिसऑर्डर मेम्ब्रेनियस है या कोई और है, ठीक है। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये लीनियर पैटर्न है, ठीक है, इसमें क्या है, लीनियर पैटर्न है इम्यूनोफ्लोरेसेंस का। बाकी ये जो है सॉरी ये था ग्रेन्युलर पैटर्न और ये हमारा है लीनियर पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे इवन मेम्ब्रेन डिपोजिशन है, सही है, एंटीबॉडीज़ की, जिसकी वजह से देखें ये पैटर्न आ रहा है, और ये हमारा क्या है, ग्रेन्युलर पैटर्न है। वही मैं कह रहा हूँ, आप इन पैटर्न से डिजीज़ को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स पे, पर आप जो है ये याद रखें, ग्रेन्युलर पैटर्न मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी पे है, और जो लीनियर पैटर्न है हमारा वो गुड पास्चर सिंड्रोम वगैरह में मिलता है, ठीक है। बहरहाल ये आप वर्ड्स याद रखें, ग्रेनुलर मुख्तलिफ डिजीज़ में मिल सकता है ये, फॉर एग्जाम्पल मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। बहरहाल ये आप देखेंगे कहाँ पे ये ग्रेनुलर पैटर्न मिलता है। एक याद रखने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जो मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में आपको पता है इम्यून कॉम्प्लेक्स तो डिपॉजिट होते हैं, पर ये होते कहाँ पे एग्जैक्टली डिपॉजिट, ठीक है। ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ना, यहाँ पे कहाँ पे जो इसमें कहाँ पे जो है ये जो डिपॉजिट होते हैं, ये याद रखने की चीज़ है, सही। इसमें जो होते हैं सब एपिथेलियल डिपोजिशन होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स की। सब एपिथेलियल का मतलब क्या, ये देखें हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर हमने पढ़ा था ना, ये एपिथेलियल की ये जो थी एंडोथेलियम के जो सेल्स हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी है उसकी एंडोथेलियल लाइन होती है, तो एंडोथेलियल के ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इधर बीच में फेनेस्ट्रेशन है, और ये हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंडोथेलियल सेल्स के नीचे, और ये हमारे जो है क्या है, पोडोसाइट्स हैं। तो ये जो मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी में जो जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं ना इम्यून कॉम्प्लेक्स, वो होते हैं इस पोडोसाइट और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में, सही है। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स का मतलब किसके बीच में, पोडोसाइट्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। और इन डिपोजिशन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखेंगे ना, तो हमें एक जो है अपीयरेंस मिलेगी, जिसे हम कहेंगे स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। अब स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस क्यों आती है वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमारा जो इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपॉजिट हो गया, सही है, ये एज अ फॉर्म ऑफ डोम है, ठीक है, डोम ये यहाँ पे बना लिया है। अब जाहिर यहाँ पे ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही ये डिपॉजिट हो रहे हैं, सही है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ट्राई करती है जो है इसके ऊपर से, ठीक है, कवर करने की, इससे सही है, कवर करने की, ज़ाहिर है इसे यहाँ पे ज़ाहिर है ये इसके नीचे ही डिपॉजिट हुए हैं, तो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे स्पाइक बन रहा है, देखें, सही है। फिर यहाँ पे भी होता है, हर किसी पे नहीं, धीरे धीरे सब पे करने की कोशिश करता है, सही है। तो यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को कवर से के ऊपर आने की कोशिश करती है, ठीक है, इसे कवर करने की। तो हमें जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे ना, अब यहाँ पे ज़ाहिर एक नया बना हुआ होगा, इस पर अभी तक बेसमेंट मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया है, तो ये हमें डोम मिलेगा और यहाँ पे स्पाइक्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो ओवर ग्रोथ होगी ना इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो हम इसको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मिलेगा। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको मुख्तलिफ डिजीज़ में देखने को मिलेगा, सही है। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये आपको जो करेक्टरिस्टिक जो इसके फीचर्स है ना, ये को याद रखना है कि भाई मेम्ब्रेनियस में सब एपिथेलियल डिपॉजिट है, सब एपिथेलियल मतलब पोडोसाइट और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में डिपोजिशंस है, और उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे डोम एंड स्पाइक अपीयरेंस मिलेगी। तो अभी हमने
अभी हमने क्या कहा, इम्यून कॉम्प्लेक्स इज डिपॉजिटेड बिटवीन पोडोसाइट्स एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्रोज न्यू मटेरियल इन एन अटेम्प्ट टू कवर दीज डिपॉजिट्स. ठीक है, और दिस क्रिएट्स स्पाइक्स ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें कैसे नजर आएगा. ठीक है, ये देखें, ये एक डोम पड़ा है. ठीक है, ये डोम है, ये डोम है, और यहाँ पे ये देखें स्पाइक बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा स्पाइक बन रहा है. ठीक है, तो ऐसे हमें स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मिलेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे. इसमें जो है जब हम HNE स्टेनिंग कराएंगे ना, तो इस पर हमें थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी. क्यों गैस थिक मिलेगी, ज़ाहिर है यहाँ पे मेम्ब्रेन के नीचे जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट है, तो ये हमें जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह क्या मिलेगी, थिक मिलेगी. तो ये देखें हिस्टोलॉजी पे ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये बड़ी थिक नज़र आ रही हैं. ये देखें कंपेरेटिवली, ये देखें कितनी थिन है. ये नॉर्मल ग्लोमेरुला है हमारे पास, और ये है हमारे पास ग्लोमेरुला कब है, जब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. देखें यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है इसकी रिलेटिवली बड़ी थिक हुई पड़ी है. तो ये आपको पैटर्न जो है रिकग्नाइज करना ज़रूरी है. ठीक है, ये नॉर्मल है, देख लें सही से, जो है थिन है कैपिलरीज, और यहाँ पे जो क्या है थिक है कैपिलरीज. क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हुई पड़ी है. अब ज़ाहिर है बाकियों की तरह ये भी स्टेरॉइड्स को रेस्पॉन्स नहीं करेंगी, और ज़ाहिर है ख़राब होती होती कंडीशन क्रोनिक रीनल फेलियर तक पहुंच जाएगी. अभी तक हमने जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पढ़े, जो स्टेरॉइड्स को रेस्पॉन्स करती है ना, वो मिनिमल चेंज डिजीज़ ही है. ज़ाहिर है मिनिमल चेंज डिजीज़ मैंने आपको कहा कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो साइटोकाइन्स वगैरह रिलीज़ करते हैं उसकी वजह से होती है. बाकी ये जो भी देखे थे वो डिजीज़ देखें, ये साइटोकाइन्स वगैरह किसी वजह से हो नहीं रही थी, तो कोई भी डिजीज़ स्टेरॉइड को रेस्पॉन्ड नहीं करती, एक मिनिमल चेंज डिजीज़ ही करती है. ये याद रखना आपने. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में अब हमारे पास जो डिजीज़ है वो क्या है, मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अब ज़ाहिर है मैंने आपको कहा है मेम्ब्रेन वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से हो रही होगी ये डिजीज़. ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से, और इसमें भी हमें जो है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की तरह ही ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलेगा. याद रखें कि कई बार जो है क्वेश्चंस में यूवर्ल्ड एम्बोस वगैरह जब आप कर रहे होंगे ना, तो शायद ये आपको यहाँ पे ऐसे ना बताएं कि ग्रेनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिला है. शायद वो आपको ऐसे कहे कि भाई ये डिजीज़ है, और उसको जो हमने देखा तो हमें जो है लंपी बम्पी अपीयरेंस मिला था इम्यून कॉम्प्लेक्स इम्यूनोफ्लोरेसेंस का. ठीक है, क्या है, क्या ग्रेनुलर की जगह पे लंपी वम्पी वगैरह पे लिख सकते हैं. ठीक है, ग्रेनुलर का इसका मतलब है कि कहीं जगह पे इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह डिपोजिटेड है, लीनियरली नहीं है. सही है, तो ग्रेनुलर की जगह के वहाँ पे वो लंपी वम्पी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा. अब जो मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2. और टाइप 1 में जो ये कॉम्प्लेक्सेस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट होते हैं वो सब एंडोथेलियल का मतलब ये फॉर एग्जांपल ये एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है, ये GBM है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पोडोसाइट्स की लेयर है. तो सब एंडोथेलियल डिपोजिट मतलब ये एंडोथेलियल सेल्स के नीचे यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स आके डिपोजिट होते हैं. किसमें, टाइप 1 में. अब ज़ाहिर ये ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है. ठीक है, यहाँ से ब्लड में जो इम्यून कॉम्प्लेक्स आते ये यहाँ पे एंडोथेलियल के अंडरनीथ डिपॉजिट हो जाते हैं. अब जब यहाँ पे वो डिपॉजिट होते हैं तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, उनके अराउंड न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा देती है. ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल डिपॉजिट होंगे ना, तो उसके अराउंड न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा देती है. मतलब ये जो इसके बेसमेंट यहाँ मेसेंजर सेल्स होते हैं ना, उसके अराउंड न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा देते हैं. तो ऐसे दो पैरेलल लाइंस बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमें यहाँ पे नज़र आती है. ठीक है, तो इसको हम जब हम जो है माइक्रोस्कोप पे देखेंगे ना, तो हमें दो पैरेलल लाइंस नज़र आएंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के, जिसे हम कहेंगे ट्रेम ट्रैक अपीयरेंस. ठीक है, तो याद रखें ये टाइप 1 में जो है सब एंडोथेलियल डिपोजिशन होती है. ठीक है, मेसेंजर सेल्स जो है डिपोजिट वगैरह होके वो प्रोलिफरेट वगैरह होके नई जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके अराउंड बना देते हैं, और उसको जब हम देखते हैं तो हमें ट्रेम जो है दो पैरेलल लाइंस बेसमेंट मेम्ब्रेन की नज़र आती है, जिसे हम ट्रेमटेक अपीयरेंस कहते हैं. तो ट्रेमटेक अपीयरेंस जो है मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद सब एंडोथेलियल डिपोजिशन. देखें ना, इसलिए तो उसका नाम ये दिया हुआ है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, क्योंकि नई मेम्ब्रेन बन रही है. सही है, मेसेंजर सेल्स की जो है प्रोलिफरेशन की वजह से नई जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन बन रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ट्रेमटेक अपीयरेंस. तो हमने क्या कहा, ठीक है, सम एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मतलब बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रिएक्ट्स बाय फॉर्मिंग न्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल अराउंड दीज डिपॉजिट्स. टू पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, जिसे हम ट्रेमटेक अपीयरेंस कहते हैं. और याद रखें ट्रेमटेक अपीयरेंस इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद टाइप 1. अब देखते हैं टाइप 2 में क्या होता है. पहले ये याद रखें कि ये जो टाइप 1 है ना, ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से एसोसिएटेड है. ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए, ठीक है, कोई बंदा था जिसको ये मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव या नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, सही है, और उसको उसके साथ हेपाटाइटिस बी या हेपाटाइटिस सी की डिजीज़ भी थी और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी है, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसको कौन सी डिजीज़ है, सही में नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के आपको जो ये सिम्टम्स वगैरह दिए हैं, जो मैंने कहा था ना, एडिमा होगी इनके जिसको इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, उसके साथ उसको हेपाटाइटिस बी या सी भी है, और आपसे पूछे कि भाई इसको कौन सी डिजीज़ है, तो टाइप 1 जो है मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आप टिक कर दीजिएगा। अब टाइप 2 में जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं ना, वो इंट्रा मेम्ब्रेनियस होते हैं। माना कि ये जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ही जो है जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, सही है। तो टाइप 2 को डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ही जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स वगैरह डिपॉजिट हो रहे होते हैं, सही है, इम्यून इंट्रा मेम्ब्रेनियस डिपॉजिट्स, और इसे कहते हैं डेंस डिपॉजिट डिजीज़। और उसके साथ ये जो है टाइप 2 डिजीज़ में C3 नेफ्रेटिक फैक्टर भी होता है। याद रखें क्या है, इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स होते हैं इसके इम्यून कॉम्प्लेक्स के, और इसके साथ C3 नेफ्रेटिक फैक्टर भी इस डिजीज़ में होता है टाइप 2 में। अब C3 नेफ्रेटिक फैक्टर का मतलब क्या, ये आप जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आप आगे पढ़ोगे। बहरहाल अभी आप ये इतना याद रखें कि हमारी जो है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, C3 C5 वगैरह, और ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन में बॉडी की हेल्प करते हैं। बहरहाल ये स्टार्ट होता है C3 से, सही है, ये सारा निज़ाम जो है कैस्केड रिएक्शन C3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। C3 को एक एंजाइम होता है C3 कन्वर्टेज, वो कन्वर्ट करता है C3A में C3B में। अगर ये C3A C3B बन जाते हैं ना, फिर पूरा का पूरा जो है कैस्केड ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर C3B C3A नहीं बनेगा तो ये कोई भी इन्फ्लामेशन का कैस्केड वगैरह स्टार्ट नहीं होगा। तो ये बनाने के लिए ना C3 कन्वर्टेज चाहिए होगा है, ठीक है। नॉर्मली है ना, ये नहीं होता, ये टूट जाता है हमारे ब्लड में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा बनेंगे, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी हमारी बॉडी में, तो ये नॉर्मली हमारे ब्लड में टूट जाता है। पर ये जो है C3 नेफ्रेटिक फैक्टर है ना, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो क्यों, हमारी बॉडी पे अगेंस्ट काम कर रही है इसे, तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये C3 कन्वर्टेज को है ना स्टेबल करा देती है, ठीक है, इसको टूटने नहीं देती, इसको स्टेबल रहने देती है। अब जाहिर है अगर ये स्टेबल रहेगा तो C3 ज़्यादा टूटेगा C3B में, तो फिर ये क्या करेंगे, आगे इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में काज करा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये C3 कन्वर्टेज ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो क्या क्या मसले आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़्यादा जो है ओवर एक्टिवेशन होगी, जाहिर है ये रह रहा है तो ये ज़्यादा इनको तोड़ेगा, इसमें सही है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा, इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जाहिर है कैस्केड ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड लो लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग C3, जाहिर है क्योंकि C3 कन्वर्ट हो रहा है C3B में, सही है, तो इसके C3 के जो लेवल्स हैं वो ब्लड में कम हो जाएंगे। तो आप ये याद रखें कि ये मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, ये नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम दोनों काज कर सकते हैं, ठीक है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, पर बहरहाल नेफ्राइटिक सिंड्रोम में याद रखें इन्फ्लामेशन है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलस है ना, इसमें इन्फ्लामेशन वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। अब आपको पता है यहाँ पे भी जो क्या है हो रहा है, C3 जो है वो टूट ही नहीं रहा, C3 कन्वर्टेज जो, तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लामेशन वगैरह ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ऐसी कंडीशन है जिसमें नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक जो है सिंड्रोम दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, कैन काज बोथ नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कौन, मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और उसका भी टाइप 2 खास तौर पे। बाकी डिजीज़ की तरह ये भी जो है स्टेरॉइड्स को रेस्पॉन्ड नहीं करती, और जो है आखिर में क्या प्रोग्रेस करके क्रोनिक रीनल फेलियर कर देती है, ठीक है, ये डिजीज़ भी। ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है ये भी हमारा ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करा सकता है, ठीक है। ये डायबिटीज़ मेलाइटस नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे काज कराएगा, डायबिटीज़ में आपको पता है क्या है, ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जब वो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है ना, तो वो ग्लूकोज क्या करता है, जाके जो है ब्लड वेसल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे लग जाता है, उसको हम कहेंगे नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। ये हमें फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलाई की एक कैपिलरी है, ठीक, जाहिर एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई होगी, लाइन बाय कैपिलरी जो होती है वो लाइन बाय एंडोथेलियल सेल्स, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो ब्लड ग्लूकोज जब हाई होता है ना तो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब ये जाहिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटीन्स की बनी होती है, कोलेजन वगैरह, तो यहाँ प्रोटीन पे जाके अटैच हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन। अब जाहिर है यहाँ पे अटैच होगी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होती जाती है, यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी थिक होती ये जो हमारा
ब्लड वेसल का जो कैपिलरी का ल्यूमेन है ये बहुत ही छोटा हो जाता है, सही है। इस तरीके से ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज, हाई सीरम ग्लूकोज लीड्स टू नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ग्लाइकोलाइजेशन क्या करती है, थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ल्यूमेन जो है क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ग्लोमेरुलाई का डैमेज हो जाता है, ठीक है। और ये इस कंडीशन को हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब डिपोजिशन ऑफ पिंक होमोजेनियस मटेरियल इन आर्टेरियोलर वाल्व्स। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से जो हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है ये दिखती कैसी है। ये देखें, ये जो है इस चीज़ को हम हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे जो है प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज वगैरह अटैच होकर ये ब्लड वेसल का ल्यूमेन को नैरो कर दिया है, ठीक है। हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन ऑफ होमोजेनियस पिंक मटेरियल इन आर्टेरियोलर वाल्व्स, ठीक है। तो ये पिंक मटेरियल होमोजेनियस है जो वाल्व्स के अराउंड जो है डिपोजिट हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वेसल का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है, ठीक है। और ये होते होते ये बहुत सारी जो है ग्लोमेरुलाई कैपिलरीज में होगा तो ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। तो याद रखें, ये जो डायबिटीज़ है ये मोस्ट कॉमन काज है जो है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का यूएस में, ठीक है। ज़ाहिर है वहाँ पे डायबिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और डायबिटीज़ की वजह से जो किडनीज डैमेज होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है यूएस वगैरह में जो किडनी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का मोस्ट कॉमन काज क्या है, डायबिटीज़ ही है। अब ये जो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये याद रखें, ये जो है किडनीज़ में इफरेंट आर्ट्रियोल पे ज़्यादा हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे भी ये ज़ाहिर है ब्लड वेसल है, इसके नीचे भी इसके एंडोथेलियल सेल्स के नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल है इसकी जो है ग्लाइकोसाइलेशन एज़ कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिर यहाँ पे ये होगा इस, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन होगी, यहाँ पे भी होगी, वेसल का जो है में नैरो होगा, ठीक है। ये यहाँ से अगर नैरो होते जाएगी तो पीछे क्या है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ज़ाहिर है अगर यहाँ से ये नैरो हो गई ना इफरेंट आर्ट्रियोल तो यहाँ से ब्लड निकल नहीं पाएगा, तो पीछे प्रेशर बढ़ रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी हो जाती है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे इंजरी होगी तो प्रोटीन वगैरह लीक करेंगे फिर शुरू में तो, ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिन हो रहा होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन थोड़ा थोड़ा यहाँ से लीक होके यूरिन में आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे प्रेशर यहाँ से जो है ओक्लूजन हो गई है तो पीछे प्रेशर बढ़ रहा है, ग्लोमेरुलाई डैमेज हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा एल्ब्यूमिन निकल रहा होगा यूरिन में। अब ये जैसे जैसे जो है डैमेज बढ़ता जाता है ना तो इवेंचुअली बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन जो है लॉस हो रहा होता है, इवेंचुअली एक दिन में 4.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा होता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह देते हैं। तो क्या कहा, ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्ट्रियोल इज मोर अफेक्टेड देन एफरेंट आर्ट्रियोल लीडिंग टू हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगी। पहले माइक्रो एल्ब्यूमिन हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा होगा, ऐसे डैमेज होता इवेंचुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। अब ज़ाहिर है यहाँ पे जो ग्लोमेरुलाई की हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी के बाद जो डैमेज होता है वो बाद में हील भी करता है, ठीक है। हील होकर आपको पता है फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, किसी भी कोई भी चीज़ अगर हील करती है तो फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो ये फाइब्रोसिस का जो एरिया है जिसे स्क्लेरोसिस कहते हैं, ये एक नोड्यूल बना देगा जिसको हम कहेंगे काइमलस्टाइन विल्सन नोड्यूल। ये आप याद रखें, डायबिटीज मेलाइटस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि कैरेक्टराइज्ड बाय स्क्लेरोसिस ऑफ मेसेंजियम विद फॉर्मेशन ऑफ काइमलस्टाइन विल्सन नोड्यूल, ठीक है। ये दिखने में ये ऐसा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल ग्लोमेरुला हुआ है पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये पूरा पिंक मटेरियल है, ये स्क्लेरोसिस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक किस्म का नोड्यूल बना देता है जिसे हम काइमलस्टाइन विल्सन नोड्यूल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है इंजरी के बाद जब फाइब्रोसिस होती है, ठीक है, या जिसे स्क्लेरोसिस कह दें, ठीक है, तो ये एक किस्म का नोड्यूल बना देता है जिसे हम क्या कहेंगे, काइमलस्टाइन विल्सन नोड्यूल। इसे हम एओसिनोफिलिक नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये जो है पिंक है, ठीक है, तो पिंक मटेरियल की तरह दिख रहा है, तो एओसिनोफिलिक नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। अब एक और पॉइंट है डायबिटीज़ मेलाइटस इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी के रिलेटेड कि एक के जो है एस इनहिबिटर्स स्लो प्रोग्रेशन ऑफ हाइपर फिल्ट्रेशन इंड्यूस्ड डैमेज। ये क्यों, अब ज़ाहिर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है ना, वो एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये आपको चीज़ें समझनी है तो एक वीडियो है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की,
इसी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। बहरहाल जो ये एस इनहिबिटर्स हैं वो एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं देंगी, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 हमने पढ़ा था, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, प्रेफरेंशियली कंस्ट्रिक्ट इफरेंट आर्ट्रियोल। अब जाहिर है इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से जो है कंस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 इसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा था, तो जाहिर कंस्ट्रिक्ट होगा तो ये जाहिर है हाइपरफिल्ट्रेशन होगी, सही है। ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन बहुत हो रही है, तो एंजियोटेंसिन 2 भी यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट करके ज़्यादा हाइपरफिल्ट्रेशन इंजरी करा देगी। अगर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, अगर हम जो है एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यूज़ करें, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, अगर एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं तो ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है। डायलेट होगा तो हाइपरफिल्ट्रेशन इंजरी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो ये है केएस इनहिबिटर स्लो प्रोग्रेशन ऑफ हाइपरफिल्ट्रेशन इंड्यूस्ड डैमेज। सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस की वजह से भी जो है हमारी बॉडी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है। ये क्यों होता है, अब ज़ाहिर है अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं ना, जैसे लाइट चेन्स हो गई, ठीक है, एंटीबॉडीज़ की, और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, उसकी क्या होती है, मिसफोल्डिंग हो जाती है, सही है। अमाइलोइडोसिस में म्यूटेशंस की वजह से जो भी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स नॉर्मली है ना, जैसे एंटीबॉडीज़ लाइट चेन वगैरह, इनकी मिसफोल्डिंग होती है, ठीक है। या तो फिर क्या होते हैं, जो भी प्रोटीन्स की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट में ज़ाहिर प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है वो प्रोटीन्स जब या ज़्यादा मिसफोल्डेड हो गए या एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी, तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे आके डिपोजिट हो जाते हैं और जो है डैमेज कर देते हैं यहाँ पे डिपोजिट होकर डैमेज कर देते हैं ग्लोमेरुलाई को, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है बंदे को। तो क्या कहा, अमाइलोइडोसिस पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व्स एक्सेसिव मिसफोल्डिंग ऑफ नेटिव प्रोटीन्स, ठीक है। लाइट चेन्स हो गया, अमाइलोइड ए वगैरह, ये प्रोटीन्स की या तो मिसफोल्डिंग हो जाती है म्यूटेशंस की वजह से, या तो देयर इज एक्सेसिव प्रोटीन प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, अमाइलोइडोसिस में। जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स में ना किसी किसी प्रोटीन सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह, इनकी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट में, या प्रोडक्शन बढ़े या मिसफोल्डिंग वगैरह हो, ठीक है, जो भी हो, फिर वो जो अमाइलोइड प्रोटीन क्या करते हैं, मेसेंजियम में डिपोजिट हो जाते हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम काज करा देते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलाई को डैमेज वगैरह करके। और याद रखें कि सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस में जो है अभी ये कंडीशन होती है, उसमें जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन क्या आता है, वो किडनी होती है। क्या है, किडनी इज़ द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन इन सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस। याद रखें जो ये सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है ना, अगर उसके जो नेफ्रॉन्स पे अगर हम कॉन्गो रेड जो है डाई लगाएंगे ना, तो हमें एप्पल ग्रीन बायरेफ्रेजेंस मिलेगा, ठीक है, पोलराइज लाइट में। ये इसकी जो है करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ठीक है। एप्पल ग्रीन बायरेफ्रेजेंस विथ कॉन्गो रेड अगर कहीं पे मिले तो उसका ऑप्शन क्या है, सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस है। तो इसका मतलब क्या है कि एप्पल ग्रीन बायरेफ्रेजेंस का मतलब क्या है कि अमाइलोइड डिपॉजिट्स अपीयर एज अमॉर्फिक पिंक मटेरियल ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ये पूरा होता है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर इसी तरीके से अगर आपको दूसरे टॉपिक्स वगैरह देखने हैं तो उसकी भी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं।